नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर लड़ाई छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप और चुनाव में कांग्रेस पर हमला बोलकर आज जरा मैं दोनों तार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप की बात भी करूंगा और नरेंद्र मोदी साहब की बात भी करूंगा। और शुरुआत यहीं से कर रहा हूं कि ईरान पर लड़ाई छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप और इधर भारत में चुनावों में कांग्रेस पर हमला बोलकर नरेंद्र मोदी दोनों ही यानी ये दोनों ही बुरी तरह फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों खुद को इतिहास के सबसे महान लीडर की तरह स्थापित करने वाले इन दोनों नेताओं के बयानों में जो दोहराव देखा जा रहा है और उसमें भी हताशा दिख रही है, वो बता रही है कि महानता की परत उतरने वाली है। कल से चर्चा थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे, यानी अमेरिका को संबोधित करने वाले थे, अपने देश को। शेयर बाजार इसी उम्मीद पर चढ़ गए कि अब युद्ध थमेगा, लेकिन बुधवार यानी आज कल शाम को करीब 19 मिनट का संबोधन, ये बुधवार मैं अमेरिका के हिसाब से बोल रहा हूं और आज गुरुवार यहां हिंदुस्तान के हिसाब से सुबह 6:30 बजे, कहें तो 19 मिनट का छोटा सा संबोधन ही ट्रंप ने दिया, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नया नहीं था। और ठीक वैसे ही जैसे ईरान युद्ध में 2-2.5 हफ्तों तक चुप्पी के बाद मार्च के अंत में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में जो बयान दिया था, उसमें भी कोई नई बात नहीं थी। आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी 19 मिनट बोले और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा में 19 मिनट ही बोले थे। मोदी संकट की बात करके भी समाधान सुझाने से बचते रहे थे। आप याद कीजिए जब मोदी बोल रहे थे तो, और नतीजा यही है कि अब प्रवासी कामगार लॉकडाउन की तरह फिर से बेरोजगार होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। अगर नहीं तो जरा दिखा देता हूं कि कैसे बेरोजगार लौट रहे हैं और क्या कह रहे हैं हमारे संवाददाता से, जरा देख लीजिए। गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, लॉकडाउन लगने वाला है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे ही चल रहा था, पहले का क्या था, थोड़ा बहुत इधर उधर पैसे था, उसी से काम चला रहा था। हाँ, पैसे खत्म हो गया, जा रहा हूँ। जो 90 रुपया किलो मिलता था, अब तो 250 मिल रहे ब्लॉक में, तो लोग कैसे कमाते हैं? तो 10-12 हजार, तो कैसे उसको गुजारा करेगा? किसी भाई को बिना 25 दिन से बाद में नहीं मिल पा रहा, जो ब्लैक से भी मिलता उनको भी मिलता। और हम लोग के पास तो छोटी छोटी सिलेंडर है, हम लोग को भी दिक्कत है। हम भी सोचे हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, नहीं मिल रहा सिलेंडर गैस तो क्या करेंगे? वापस जाना पड़ेगा। तो वापस जाना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल और साथ में एलपीजी की किल्लत के बाद क्या हो रहा है, पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं यहां के जो लोग हैं, और खासकर दिल्ली, एनसीआर और दूसरे बड़े शहरों में जो काम करने कामगार आए हुए हैं वो। और लेकिन मोदी साहब क्या कर रहे हैं? मोदी चुनावी प्रचार में चाय पत्ती तोड़ना सीख रहे हैं। जरा उनको भी देख लीजिए तोड़ते हुए, जरा दिखाइए स्क्रीन पे कैसे चाय पत्ती तोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा घर बैठा रही तो। अरे घबराहट तो पूरा हो गया, पहली 5 मिनट होता है घबराहट, अब क्या है? अच्छा, बिहू में क्या खाना पकाते हैं आप लोग? बिहू में हाँ, पिठा बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोग, तिल का पिठा होता है, हाँ, तो गीला पिठा होता है, हाँ। तो देख लिया, एक तरफ यहां के कामगार और मजबूर हैं कि वो वापस घरों को, अपने गांव को लौटें, क्योंकि उनके पास किल्लत है। किल्लत क्या चीज की? यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड जैसे हालात हो जाएंगे, और कोविड जैसे हालात दिख रहे हैं। और अगर आप देखेंगे जाकर तमाम अलग अलग जगहों पे, और उसमें भी अगर नरेंद्र मोदी के खुद गृह राज्य में जाएंगे तो वहां से भी कैसे पलायन कर रहे हैं लोग। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर नरेंद्र मोदी से अगर उधर चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, तो ट्रंप भी तो घुमा फिराकर यही कर रहे हैं कि, और कह रहे हैं कि ईरान को सबक सिखा दिया है और अब और सिखाएंगे। बस एक नई बात ट्रंप ने कही है कि अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करेगा और उसे पाषाण युग में पहुंचा देगा। हालांकि इस पाषाण युग वाले बयान पर ईंट का जवाब पत्थर से ईरान ने दे दिया है। ट्रंप जब धमकी दे रहे थे तो ईरान खाड़ी देशों से लेकर इजराइल तक धुआंधार हमले कर रहा था। आज सुबह की बात बता रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण दे रहे थे, अपने देश को संबोधित कर रहे थे, तो उस वक्त ईरान जो है वो तमाम मिडिल ईस्ट के उन तमाम देशों के अमेरिकी सैन्य अड्डों पे और इजराइल, नॉर्थ इजराइल पे खासकर धुआंधार हमले कर रहा था, तोहफा दे रहा था अमेरिका को, इजराइल को।
इधर आईआरजीसी की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मुसावी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि आप ही अपने सैनिकों को उनकी कब्रों तक भेज रहे हैं, ईरान नहीं, जिसे आप पाषाण युग में धकेलना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि जिसे आप पाषाण युग में धकेलना चाहते हैं। उन्होंने ये प्रतिक्रिया अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की उस पोस्ट के जवाब में दी है जिसमें ट्रंप के बयान को दोहराया गया है। पीट हेगसेथ ने यह एक्स पर पोस्ट किया कि वापस पाषाण युग में, बस इतना ही लिखा, रक्षा मंत्री अमेरिका के वापस पाषाण युग में। इस पर मुसावी ने कहा कि हॉलीवुड जैसी कल्पनाओं ने आपके दिमाग को इतना प्रभावित कर दिया है कि आप अपने मात्र 250 साल के इतिहास के साथ 6000 साल पुरानी हमारी सभ्यता को धमकी दे रहे हैं। आप जानते हैं कि ईरान की सभ्यता जो है, ईरान 6000 साल पुरानी सभ्यता है, जबकि 250 साल की तुलना कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं मुसावी। वहीं हेगसेथ के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए भारत में, इंडिया में मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने भी प्रतिक्रिया दी है। ईरानी कॉन्सुलेट जनरल ने लिखा है कि पहले उन्होंने कहा कि ईरान को फिर से महान बनाना है, अब अचानक उनका लक्ष्य पाषाण युग हो गया। मजेदार बात यह है कि जिन सभ्यताओं की जड़ें एकेमेनिड एम्पायर जैसी प्राचीन सभ्यताओं तक जाती है, वे फिर से नहीं आती, वे बस होती हैं, आती नहीं, होती हैं। ईरान से ऐसे तगड़े जवाब की उम्मीद ट्रंप को नहीं रही होगी, लेकिन अब उन्हें रोजाना इसी तरह दुत्कारा जा रहा है। बल्कि अब इसमें नाटो देश समेत रूस और चीन, इन सब का नाम भी शामिल है। ट्रंप ने अपने भाषण में कल नाटो का जिक्र नहीं किया। यह बताता है कि अब अमेरिका अकेला पड़ चुका है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सैन्य समाधान समस्या का मूल रूप से हल नहीं कर सकते हैं और संघर्षों को बढ़ाना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों से सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करने का आह्वान किया। यह चीन की बात है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के आवाजाही में रुकावट का मुख्य कारण ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के अवैध सैन्य अभियान है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने टीवी चैनल न्यूज रूम अफ्रीका को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि जहाजों को हमारे अधिकारियों के साथ जरूरी तालमेल के बाद ही इस स्ट्रेट से, यानी इस जलडमरू मध्य से गुजरने दिया जाएगा। वहीं इस लड़ाई के शुरू होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध, बातचीत और युद्ध विराम के दुष्चक्र को बर्दाश्त नहीं करेगा। बगाई ने यह भी कहा है इसी इंटरव्यू में कि अमेरिका ने कहा है कि चलिए रुकते हैं, अमेरिका ने कहा कि चलिए रुकते हैं, तो हम रुक गए और फिर 9 महीने बाद उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। यानी आप जानते हैं कि पिछले साल 2025 में 12 दिनों की जंग चली थी और वहां रुक गए थे और फिर 9 महीने बाद फिर से जंग की शुरुआत कर दी 28 फरवरी को। यह बात यहां कही जा रही है, लेकिन फिर बातचीत शुरू हुई थी और इसके बीच में ही फिर से हमला हो गया। तो ईरान अब अमेरिका पर 2 पैसे का भरोसा नहीं कर रहा है। दरअसल जहां भी बड़बोलापन रहेगा और लोगों को झूठी तस्वीर दिखाई जाएगी, वहां ऐसे ही विश्वास उठेगा। अब भारत को ही ले लीजिए दोस्तों, जहां गैस और तेल की मारामारी में गरीब आदमी फिर पिसने लगा है, लेकिन मोदी सरकार इसे मान ही नहीं रही है। आज ही केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी, बड़ा ऊंचा नाम है नितिन गडकरी साहब का, उनको कई लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट संघर्ष से भारत में आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं, कहीं गैस की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, फिर भी उसके बावजूद हमारी सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, उसके कारण आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है और लोगों में रोष नहीं है, गुस्सा नहीं है। अब लोगों के मन में क्या है यह तो सरकार को तब पता चलेगा ना, जब मोदी के मन की बात खत्म होगी। वैसे ट्रंप और मोदी शायद फिर से एक दूसरे के सहारे हो रहे हैं। दरअसल आज ही भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर डोनाल्ड ट्रंप के 1 साल से भी ज्यादा पुराने एक बयान को पोस्ट करके भारत और अमेरिकी साझेदारी का गुणगान किया है।
अमेरिकी एम्बेसी दिल्ली में उसने ट्रंप के 13 फरवरी 2025 के बयान और उसके, जी हां, उनके और पीएम मोदी के इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, क्या लिखा है आपके सामने है कि यह क्षण अमेरिका भारत साझेदारी की मजबूती और हमारे नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाता है। जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज की घोषणाओं के साथ अमेरिका और भारत के बीच मित्रता अपने अब तक के सबसे मजबूत दौर में है। मेरा मानना है कि दोनों देशों के दो नेताओं के बीच संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर में हैं और यह कहना मेरे लिए सम्मान की बात है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ट्रंप को अचानक मोदी क्यों याद आ गए। ईरान पर हमले से पहले तो मोदी से पूछा नहीं गया था। इस बात की पुष्टि आज ही विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने की है। उन्होंने बताया है कि ईरान पर हमले के बारे में इजराइल की तरफ से भारत के साथ कोई पूर्व चर्चा नहीं की गई थी। पहले किसी तरह से कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले विपक्ष कई बार पूछ चुका था कि जब मोदी इजराइल में थे तो क्या उन्हें खुद युद्ध के बारे में बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया था या उनको किसी भी सोर्सेस से पता चला था नरेंद्र मोदी को। लेकिन महीने भर तक चुप रहने के बाद अब जाकर सरकार ने जवाब दिया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध से सम्मानजनक तरीके से बाहर निकलने के लिए फिर से क्या मोदी के कंधे पर बंदूक रखना चाहते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब मोदी क्या फिर से माय डियर ट्रंप का साथ देने खड़े होंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका असर चुनावों पर क्या पड़ेगा? क्योंकि कांग्रेस ने तो इस लड़ाई से आम जनता को होने वाली तकलीफ को मुद्दा बना लिया है। आज ही राहुल गांधी ने असम में कहा है, आज जानते हैं कि राहुल गांधी चुनावी प्रचार में असम पहुंचे हुए थे। असम में कहा है कि इस लड़ाई का जिक्र चुनाव में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका असर सब पर पड़ रहा है, हम सब पर पड़ रहा है। वहीं राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि ट्रंप ने कैसे मोदी को कंट्रोल में रखा हुआ है। जरा सुन लीजिए राहुल गांधी को। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अदानी पे केस लगा दिया है, क्रिमिनल केस। अदानी हिंदुस्तान के बाहर नहीं जा सकता, अमेरिका नहीं जा सकता। अगर अमेरिका जाएगा उसको अंदर कर देंगे। और बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम जो है, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, वो दुनिया को दिखा देंगे। और नरेंद्र मोदी का गुब्बारा जो है वही खत्म हो जाएगा, पड़ जाएगा। और दूसरी बात एप्स्टीन का मामला आप जानते हैं ना। 3.5 मिलियन फाइल्स एप्स्टीन की अभी बंद पड़ी हैं। उसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये 2 हथियार ले रखे हैं और उससे मोदी को पकड़ रखा है। डोनाल्ड ट्रंप मोदी को गाली देता है, मोदी कुछ नहीं कह सकता। डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली कहता है कि नरेंद्र मोदी के करियर को मैं ऐसे खत्म कर दूंगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम व्हेनेवर आई वांट। और फिर ट्वीट में कहता है नरेंद्र मोदी कॉल्स मी सर, मुझे सर बुलाता है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी जो बात मोदी के लिए कह रहे हैं, ईरानी राष्ट्रपति वही बात ट्रंप के लिए कह रहे हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और इसीलिए अमेरिका इस लड़ाई में कूदा हुआ है। तो दोस्तों देखिए कैसे सिमिलरिटी यहां दिखाई देती है। नरेंद्र मोदी साहब भी 19 मिनट का भाषण देते हैं, उधर डोनाल्ड साहब भी 19 मिनट का भाषण देते हैं। नरेंद्र मोदी भी वही घिसी पिटी बातें करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी वही बात करते हैं जो पिछले 1 महीने से कहते आ रहे हैं। सिमिलरिटी देखिए। और इसके बाद आज अचानक अमेरिकन कॉन्सुलेट ने, अमेरिकन एम्बेसी ने आखिर क्यों एक साल पुरानी तस्वीर जारी की और उसमें लिखते हुए कि हमारा आपका संबंध बहुत अच्छा है। आइए चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप जब देश को, अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो ईरान के बारे में सारी बातें कहते हैं कि ईरान को हमने नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन फिर कहते हैं कि 2-3 सप्ताह का वक्त और लगेगा।
फिर वो कहते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना समय लगा, 1 साल से ज्यादा का समय लगा, 3 साल से ज्यादा का समय सेकेंड वर्ल्ड वार में लगा। फिर वो कोरिया से लड़ाई की बात करते हैं, फिर वो वियतनाम से लड़ाई की बात करते हैं, फिर वो इराक की लड़ाई की बात करते हैं और कहते हैं अभी तो यहां 32 दिन ही हुए हैं, अभी 2-3 सप्ताह और लगेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ट्रंप और मोदी किसी ऐसी गिरफ्त में हैं जिसकी मजबूरी उन्हें दबाव में ला रही है, और क्या मोदी के सहारे हैं ट्रंप? ईरान के जाल में कैसे फंस गया है अमेरिका? ये तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। उधर ईरान से आबिद रजा नौशाद साहब जुड़े हुए हैं। नौशाद साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इधर हिंदुस्तान से हमारे 4 साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले ईरान चलते हैं, नौशाद साहब के पास। नौशाद साहब, जरा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के भाषण के बाद और जिस वक्त भाषण हो रहा था, दुनिया में यह खबर चल रही थी कि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये उसी समय ये एक सोची समझी रणनीति थी या कुछ और था? ये रिएक्शन ईरान की तरफ से कैसे और क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबकी खिदमत में आदाब। बिल्कुल, ये जो भाषण जिसका 2 दिन से चर्चा था कि भाषण देने वाले हैं, और जो उनको पहचानते हैं ट्रंप साहब और उनकी तबीयत को पहचानते, उनके नेचर को पहचानते हैं, वो उतना इंतजार नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको कि वो क्या भाषण देने वाले हैं और उस भाषण का मजमून क्या होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी ट्रंप को नहीं पहचानते हैं, या कि ट्रंप को कुछ उसकी हकीकत से ज्यादा समझते हैं, अमेरिका को कुछ हकीकत से ज्यादा समझते हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि देखिए ट्रंप क्या धमाका करने वाले हैं और देखिए क्या होने वाला है। लेकिन फिर पूरी दुनिया ने उनके बयान में उन्हीं घिसी पिटी बातों के और पुरानी बातों की तकरार के कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वही के मां तोड़ दूंगा और जो है अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर दूंगा, वही सारी बातें, पिछली बातें वो दोहरा रहे थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। जो वहां के अमेरिका के एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जो बातें कह रहे हैं या उनका जो तासुर रहा है इनके बयान पर, वो कदरे अहम है, क्योंकि उन लोगों ने आकर ये कहा है कि ये कैसा हमारा प्रेसिडेंट है जिसको खुद पता ही नहीं है कि मैंने क्यों शुरू की थी और किस रुख पर जंग जा रही है, मेरा मकसद क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है। और बहुत से लोगों ने उसको पागल और कहा, वहां के एक्सपर्ट्स ने, ये कैसा प्रेसिडेंट हमने चुन लिया है। और वहां की जो रिपोर्ट आ रही है वो 33% तक उनकी पॉपुलैरिटी अमेरिका के अंदर खुद घट चुकी है। तो अमेरिका के अंदर वहां के प्रेसिडेंट का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर ईरान में क्या उनके बारे में सोचा जा रहा होगा। ईरान में तो शुरू से ही जो अवाम का मूड है, जो अवाम उनके बारे में जानती और कह रही है, और जो यहाँ के ऑफिशियल्स, यहाँ के हुकूमत के ओहदेदारान है जो कह रहे हैं, जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिस तरह के रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे हैं, उनसे वाज़ेह है कि कोई भी उनको सीरियस नहीं ले रहा है, उनकी धमकियों से कोई नहीं डर रहा है। वो कहते हैं कि हम आपके आइलैंड पर आकर कब्जा कर लेंगे, तो इन्होंने कहा कम क्लोजर, वी आर वेटिंग फॉर यू, हम लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा, जितना नजदीक आ सकते हो, हम इंतजार कर रहे हैं कि तुम आओ। और फिर यहाँ पर जो इशारा करते हैं लोग, जो देखिए एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो इशारा है वो बड़े काम का है। इस तरह की ताकतों के खिलाफ जो जालिम ताकतें हैं, क्योंकि जंग जो है ना, ये धर्म और अधर्म की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं है, बल्कि ये तमाम कमजोर लोगों की जंग है जो दुनिया के जालिम ताकतवरों के सामने खड़े हुए हैं, और उसका नुमाइंदा इस है और लीड कर रहा है। तो ये इस तरह की धमकी देते हैं और ग्राउंड इन्वेजन वगैरह की धमकी देते हैं। तो जैसा कि सईद हसन नसरुल्लाह ने ग्राउंड इन्वेजन की धमकी दी थी, तो राजू जी देखिएगा, मुझे उन्होंने इस तरह से हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि तुम अगर ग्राउंड इन्वेजन करोगे ना तो वर्टिकल आओगे, लेकिन 4 कांधों पर हॉरिजॉन्टल जाओगे। तो यही इशारा यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ की आवाम के अंदर, यहाँ के ऑफिशियल्स के अंदर, यहाँ के ओहदेदारों के अंदर जरा सा भी कोई खौफ नहीं है, बल्कि ये पूरे जोश और साथ जंग लड़ रहे हैं, जज्बे शहादत के साथ जंग लड़ रहे हैं,
और सिर्फ जोश और जज्बे हैं राजीव जी, बल्कि इनके पास मुकम्मल प्लानिंग है। अगर ये शहीद भी हो रहे हैं तो अपने इख्तियार से और अपनी प्लान शहीद हो रहे हैं, अपने इस जज्बे शहादत को, इनकलाब को बचाने की खिदमत में ले जा रहे हैं। और यही वजह है कि इन्होंने अपनी कुर्बानियां और फ्रंट से लीड करके यहाँ अवाम और निजाम के दरमियान जो एक यूनिटी बेमिसाल पैदा हुई है, इसकी वजह से जो असर पड़ने बहुत जल्दी और जो इस जंग का नतीजा आएगा वो के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खूबसूरत होगा। चूंकि वर्ल्ड ऑर्डर बाकायदा तब्दील होने जा रहा है, ये हम सब अपने जहन में महफूज कर लें। वर्ल्ड ऑर्डर बाकायदा तब्दील होने जा रहा है। अमेरिका की सुप्रीमेसी वो खत्म होने वाली है। गजा वैसे तो इनकी जुल्म की तारीख पुरानी है, लेकिन हम अभी की अगर बात करें तो फिलिस्तीन की जंग में गजा पर जो जुल्म हुआ है, वहां पर अमेरिकी मॉरलिटी का जनाजा निकल चुका था। और अब यहां ईरान की इस जंग में अमेरिका की मिलिट्री का जनाजा निकल रहा है और सुपर पावर का गुब्बारा उसका ईरान ने फोड़ के रख दिया है। और तीसरी चीज जो खत्म हो रही है, ये जो उसकी इकोनॉमी की सुप्रीमेसी थी, ये जो पेट्रो डॉलर का सिस्टम था और उसकी बुनियाद पर उसने एक हेजेमोनी कायम कर रखी थी, वो भी, उसका भी जनाजा बहुत जल्दी निकलने वाला है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस सूरत में सामने आने वाला है। आप देखिए कि इन्होंने वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनाया। वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने जो कायम किया अपने तौर पर, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फातेह लोग थे, जीतने वाली कंट्रीज थी, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन्होंने मिल यूएन को तश्कील दिया। और यूएन को तश्कील देने के बाद, यूएन बनाने के बाद खुद उसमें जो है सुपर बन गए, सबके हेड बन गए, एक अपना वेटो पावर में पास, सारे मुल्कों को गोया कि उनके गुलाम है। यानी इस तरह से देखिए कॉलोनी का टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन हम देखेंगे तो ये सारे मुल्क उनकी कॉलोनी में ही है, उनके सामने एक लफ्ज बोलने की जुर्रत नहीं रखते। अगर कुछ आकर वहां पर कहते हैं, सारे मुल्क मिलकर एक बात पर इत्तेफाक करते हैं कि भाई ये बिल पास, वहां पर आके इनमें से एक मुल्क अमेरिका आके वेटो कर देता है मसलन। तो ये क्या है? ये इस्तेमार है, ये साम्राज्यवाद खुद से उन्होंने बनाया। किससे पूछ के बनाया जी? क्या पूरी दुनिया से पूछा था? अब दुनिया से उन्होंने पूछा था कि बनाने जा रहे हैं जिसमें हमें सुप्रीमेसी हासिल होगी और बाकी लोग जो है हमारे गुलाम की, जो हम कहेंगे हमारे चश्म अबरू के इशारे के पाबंद रहेंगे। क्या ये बनाया था? क्यों G7 ही बनेगी? क्यों G20 ही बनेगी? क्यों वो कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? वो कौन होते हैं दुनिया को अपना गुलाम समझने वाले? ये ईरान खत्म करना चाहिए। इसी को खत्म करने के लिए वो बहुत ही वक्त के साथ, बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और इसमें उसे बहुत जल्द बहुत बेहतरीन कामयाबी मिलने वाली है। अब दुनिया जो है ना, दुनिया ये सोचे कि उसका नेशनल इंटरेस्ट कहां है। हर मुल्क को ये सोचना चाहिए उसका नेशनल इंटरेस्ट कहां है, हमारा इंटरेस्ट कहां। हमारे रीजन की कंट्रीज को ये बात समझनी चाहिए। क्या अमेरिका जो रहबर शहीद आयतुल्लाह खामनेई के बकौल, जो उन्होंने एक बात कही थी बहुत पहले अपनी तकरीर में, चंद साल पहले ही उन्होंने तकरीर में कहा था कि अमेरिका टाइटैनिक है और टाइटैनिक की तरह डूबेगा, और वो वक्त आ गया है। अमेरिका एक डूबता हुआ जहाज है, और अगर मैं ये कहूं कि डूब चुका जहाज है तो मुबालगा नहीं होगा। अब हमें यह समझना चाहिए, रीजन की तमाम कंट्रीज को यह समझना चाहिए कि हमें इस डूबती हुई कश्ती में सवार होना है, या ये जो नया मैदान ईरान के जरिए फराहम, उस तरफ हमें आना है। इंटरेस्ट कहां है, इस चीज को मैं आगे भी बयान करूंगा। फिलहाल इतना ही, बाकी लोग जी बिल्कुल बिल्कुल नौशाद साहब, आबिद रजा नौशाद साहब सीधे हमारे साथ जुड़े हुए ईरान से और अपनी बात रख रहे हैं। जरा आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। और इधर हम बात कर रहे थे अपने देश की बात भी, और कह भी रहे हैं, और बहुत सही कह रहे हैं नौशाद साहब कि सबको, हर मुल्क को इस बारे में ध्यान रखना होगा कि वो अपने मुल्क को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। बहुत सही है। और उसमें अमेरिका ने तो बता दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बता दिया, और कल के भाषण में आपने कल नहीं बल्कि अपने हिसाब से, अपने देश के हिसाब से आज भाषण में आपने सुन लिया सुबह 6:30 बजे कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर कहना क्या चाह रहे थे। कुछ भी नया नहीं था, पाषाण युग में पहुंचाने। और बहुत सही कहा है कि भाई आप ही तो ईरान को रेजीम चेंज करके आप चाहते थे कि एक बहुत बढ़िया बेहतर ईरान बनाएं,
और आप अब कह रहे हैं कि रिजीम भी चेंज कर दिया हमने और पाषाण युग में पहुंचाना है। तो ये आखिर डायरेक्शन क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, जरा ये बताइए प्रोफेसर स्वामी जी, जरा ये बताइए कि डायरेक्शन किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं। देखिए राजीव जी, बहुत दिन पहले मैंने एक संदर्भ लिया था आपकी डिबेट में। देखिए हमारे यहाँ जो परमेश्वर का ग्रास होता है या हमारे भगवान खाते क्या हैं, हमारे भगवान अहंकार खाते हैं। और अहंकार किसी भी व्यक्ति का जब अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो ये मान के चलिए कि उसका अवनति काल आ गया है, वो नीचे की तरफ आने वाला है। और मुझे ऐसा लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने को अब परमेश्वर समझने लगे हैं और ये नॉन बायोलॉजिकल है और नॉन बायोलॉजिकल परमेश्वर के रूप में विश्व को जिस दिशा में चाहेंगे रखेंगे। देखिए ये भी राजीव जी आप समझिए, मान लीजिए आप अपनी कार लेके एक दिशा में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं 200-300 कारें दूसरी दिशा से आ रही हैं। आप एक दिशा में जा रहे हैं, दूसरी सारी कारें दूसरी दिशा से आ रही हैं। इसका मतलब 1 मिनट रुक के आपको यह सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। बिल्कुल एवरीबडी इज कमिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब मेरी दिशा गलत है। वो नेटो के देश, वो यूरोपियन देश जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे और आप उनके साथ खड़े रहे, आज के तारीख में एक एक करके सारे देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हुए हैं। कनाडा आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, फ्रांस आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, स्वीडन आपके, माने पूरे नेटो के देश आपके खिलाफ खड़े। चाइना और रशिया की बात तो आप छोड़ दीजिए, एक अमेरिका को और इजराइल को छोड़ के कौन आपके साथ खड़ा हुआ है। और देखिए ये बात बिल्कुल सच है जो कही नौशाद साहब ने। देखिए हम लोग तो बिल्कुल धर्म के साथ खड़े हैं और अगर ईरान ने पहला युद्ध छेड़ा होता और पहला आक्रमण अगर ईरान ने किया होता तो आज आपको भारत की मेजॉरिटी सपोर्ट जो जनता का मिल रहा है वो न मिला होता। आज आपके साथ हम लोग इसलिए खड़े हुए हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े होते जो ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम तो पांडवों के साथ खड़े हुए, कौरवों के खिलाफ खड़े रहे। हम भगवान राम के साथ खड़े रहे, रावण के खिलाफ हम रहे। हम तो संख्या बल नहीं देखते, हम धर्म और अधर्म देखते हैं, क्योंकि आप धर्म के साथ खड़े हैं। और हम ये भी जानते हैं नौशाद साहब, अगर अमेरिका के गर्दन को नहीं पकड़ के रोका गया तो ये पूरे विश्व के लिए विनाशकारी होगा। यह भी मैं मानता हूं कि हॉर्मुज को खुलवाना बिल्कुल, देखिए अगर मेरे ऐसे जल मार्ग से जो मेरे देश से सटा हुआ है, अगर वहां पे मेरे विरोधी और मेरे शत्रु राष्ट्र के जहाज आए और उसके अंदर एमिनिशन भरा हो और वो उसका यूज मेरे देश के ऊपर कर दे, तो ये मेरा नैतिक अधिकार है, ये मेरा कानूनी अधिकार है कि मुझे ना आने दूं, अपने मित्र राष्ट्रों को आने दूं। जो इसके अलावा नौशाद साहब ने कहा कि देखिए हर राष्ट्र को अपने हिसाब से सोचना चाहिए। और राजीव जी आपने कहा कि वो अब 1 साल पुरानी मोदी जी के साथ की फोटो दिखा रहे हैं। फिर आपने राहुल गांधी का संदर्भ लिया जहां वो एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं और अडानी जी की बात कर रहे हैं। मुझे किस बात का डर लग रहा है? मुझे इस बात का डर लगा है कहीं गर्दन मरोड़ते मरोड़ते एप्स्टीन की और अडानी जी की, कहीं मेरे भारत जैसे महान देश को जिसकी जनता आज के तारीख में धर्म के साथ खड़ी हुई है, कहीं ऐसा न कर दें जब नेटो उनके साथ नहीं खड़ा है, कोई देश उनके साथ नहीं खड़ा है, श्रीलंका जैसा देश भी उनके खिलाफ आंखें दिखा रहा है, उस समय कहीं। लेकिन हम भारत की जनता की तरफ से आपको आश्वासन देते हैं, हम लोग धर्म के साथ खड़े हुए हैं, हम सत्य के साथ खड़े हुए हैं और आपके साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि आप अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। आता हूं नौशाद साहब, लेकिन एक कमेंट और लेता हूं। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं, फिर शकील जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं। शकील जी से जरा आज संसद में क्या कुछ हुआ ये भी समझेंगे। प्रशांत जी, डोनाल्ड ट्रंप के भाषण से कितने उत्साहित हैं आप? क्या उतना ही जितना नरेंद्र मोदी के भाषण से थे जो उन्होंने संसद के दोनों सदनों में दिया था, एक में 25 मिनट दूसरे में 19 मिनट? नहीं, हम कैसे होंगे राजीव जी? उनकी इस भाषण के बाद 4% अप्रूवल डिसअप्रूवल रेटिंग और खराब हो गई है। डिसअप्रूवल रेटिंग की बात कर रहा हूं, और अप्रूवल रेटिंग उनकी जब से वो राष्ट्रपति बने सबसे खराब है। 2 दिन लगातार लाखों लोग अमेरिका में सड़कों पे थे। ट्रंप साहब ने जो भाषण दिया है वो दरअसल जिसको कहें कि वो मोदी जी का चुनावी भाषण जैसा भाषण है, वो रिटरिक है, वो बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि उनकी लोकप्रियता घट रही है, वो पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ हो गई है। उसको एड्रेस करने के उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है केवल। और
ये पाषाण युग वगैरह की बातें कोई मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आप इसको? ये तो बिल्कुल इसका बेमतलब बेसिर पैर की बातें हैं, और एक राष्ट्रपति को ऐसी बातें कर रहे हैं। और इस भाषण के ठीक पहले उन्होंने निहायती भद्दी फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए टिप्पणी भी की जी, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी की, उनकी पत्नी और उनके बीच के संबंधों के बारे में टिप्पणी की, और उसका जवाब भी दिया है मैक्रोन ने कहा है कि बहुत ही निम्न स्तर की बात है, इस पर मैं जवाब नहीं दूंगा। तो ट्रम्प साहब जो है उनका, आपने सही कहा कि कोई दिशा नहीं है। अब दूसरी बात यह कि हार्मोज पे वो ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतार सकते, ये उन्होंने घोषणा नहीं की। और एक बात की चर्चा जो हम लोग लगातार कर रहे हैं यहाँ पे, कि ट्रम्प साहब अपने भाषणों के जरिए, अपने ट्रूथ सोशल के जरिए, जो सोशल मीडिया उनका है, उसके जरिए वो स्टॉक मार्केट और तेल के भावों को रेगुलेट करते हैं। एक दिन कहते हैं युद्ध खत्म हो जाएगा, तेल के भाव नीचे आ जाते हैं। फिर अब इनके भाषण के बाद $10 तेल का दाम फिर बढ़ गया। इनके कंट्री में भी और हमारे देश में भी स्टॉक मार्केट गिर गया। तो इनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं और इस बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से वो कर रहे हैं गोलमाल। लेकिन यूरोप साथ नहीं है, दुनिया का कोई देश साथ नहीं है, सिर्फ इजराइल और अमेरिका है, और मोदी जी है, जिसका कोई अभी कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं, लेकिन मोदी जी भी साथ में है इनके, क्योंकि हमले के 48 घंटे पहले ये थे। कोई और राष्ट्राध्यक्ष, कोई और किसी ने फोन नहीं किया नेतन्याहू को, सिवाय मोदी जी के और ट्रंप के। तो ये भी एक इतिहास में दर्ज होगा कि कौन किस वक्त कहाँ खड़ा था। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास में यह दर्ज होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कौन कब किस वक्त खड़ा था। लेकिन इसके बाद जरा जल्दी से नौशाद साहब आपके पास आना चाहता हूं। ईरान में और फिर एक गंभीर हमला हुआ, और कहा जा रहा है कि जो पूर्व विदेश मंत्री खराजी साहब की पत्नी का निधन हो गया, और खराजी साहब जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं। और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि बातचीत, ये जो खबरें हैं वो मैं आप तक रख रहा हूँ इसलिए क्योंकि चूंकि आप वहाँ हैं, आप बेहतर बताएंगे। बातचीत जो है वो सीज़ फायर या युद्ध, जो भी बातचीत चल रही होगी उसमें शायद एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते थे या कर रहे हैं खराजी साहब, और इसलिए उनके ऊपर हमला हुआ है। दूसरी बात, एक खबर और आ रही है, मैं इन सब चीज़ों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूं। खबर ये आ रही है कि अब नेतन्याहू नहीं चाहते हैं कि सीज़ फायर की तरफ बढ़ा जाए। नेतन्याहू ये देखते हैं कि अमेरिका अगर ईरान के किसी लीडर से बात कर रहा है तो उस लीडर का खात्मा कर दो, और इसी में अली लारीजानी से लेकर इन तमाम लोगों की शहादत हो गई। खराजी के ऊपर भी इसी ढंग से हमला किया गया। कितनी इसमें सच्चाई देखी जाए, और क्या स्ट्रेटेजी ऐसी हो सकती है बिन्यामिन नेतन्याहू की, ये बताइए, क्योंकि आप बहुत पास में हैं इसलिए ये सवाल, और बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाले समय में इस पर और चर्चा हो सकता है कि हो, इसलिए आपसे नौशाद साहब समझना चाहता हूं। जी, हमारे प्रशांत टंडन साहब ने जो आखिर में एक बात कही वो बहुत अहम थी। ट्रम्प जो बयानात देता है वो मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए भी होता है, और इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये क्राइम है माना जाता है। लेकिन ये इनके इससे फायदा होता है, इस तरह के बयानात देते हैं पहले से उन्हें मालूम हमें कल देना है और उससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, शेयर खरीदे जाए या बेचे जाए, तो इनके जो करीबी लोग हैं या कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। दूसरी बात यह कि अभी जो आपने सवाल किया, ये इसके सिलसिले में अगर आप जो केंट जो टेररिज्म यूनिट के चीफ डायरेक्टर थे, उन्होंने जो बयान दिया है रिजाइनेशन के बाद उन्होंने जो टकर कार्लसन को इंटरव्यू दिया है, और दूसरे इंटरव्यूज भी जो उनके नशर हो रहे हैं या वो ट्वीट कर रहे हैं, अगर उनको आप देखें तो मालूम होगा कि अंदर खाना क्या चल रहा है। और उनका बयान इसलिए अहम है कि वो खुद
ट्रंप की टीम का हिस्सा रहे, वो मागा का हिस्सा रहे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तहरीक का हिस्सा रहे हैं, उसको प्रमोट किया है, इलेक्शन में ट्रंप को जिताने में पेश रहे हैं, टकर कार्लसन भी इसी तरह और दूसरे लोग भी जो, लेकिन वो धीरे धीरे से अपने आप को दूर कर रहे हैं और उससे मायूस हैं। लिहाजा उन्होंने जो है उसको हमें पढ़ना चाहिए। उन्होंने यही बात कि सबसे पहली बात तो यह है कि चार्ली कर्क जिनको शूट कर दिया गया था कुछ दिन पहले, जो ट्रंप की टीम का हिस्सा थे, चार्ली कर्क मुझे मिलते हैं, यानी जो केंट को मिलते हैं व्हाइट हाउस में, और चार्ली कर्क ने उनसे आंखों में आंखें डाल के कहा कि ये जो जंग होने जा रही है, जो खिलाफ जंग करने के हुआ इस्राइल और अमेरिका को जो अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस जंग को किसी न किसी तरह से रोकना चाहिए, चूंकि ये हमारे मुल्क के लिए यानी अमेरिका के लिए ये बिल्कुल भी उसके इंटरेस्ट में नहीं होगा, बल्कि ये टोटली इजरायली इंटरेस्ट में होगा। चार्ली जंग के मुखालिफ थे, लिहाजा चार्ली कर्क को शूट कर दिया जाता है और जाहिर है कि इसमें मोसाद का हाथ लगता है, चूंकि मोसाद वार चाहता है, इजराइल वार चाहता है, नेतान्याहू वार चाहता है। एक बात। दूसरी बात जो केंट ने कही थी वो इससे रिलेट नहीं करती, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बयान कर देता हूं। उन्होंने कहा था कि अल-कायदा को हमने आर्म्ड किया है, अमेरिका किया है, और ISIS को भी हमने बनाया है, अमेरिका ने बनाया है ISIS को। ये बात कही थी उन्होंने, और इसी तरह से कई बातें उन्होंने कही थी। तो अहम बात जो हमारी आपके इस सवाल से रिलेट करती है कि जो अभी हो रही है ईरान के खिलाफ, जो ये इल्लीगल वॉर चल रही है और जिसके अंदर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, यानी खुद वॉर भी इल्लीगल थी और उस रोजाना वॉर कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपके पास मौजूद होंगी और आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं। वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और भयानक वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ये जंग अमेरिका के इंटरेस्ट की थी ही नहीं और है भी नहीं, ये टोटली जो है इजराइल के इंटरेस्ट। आपने नारा लगाया था ट्रंप साहब के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आपने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन जो आप अपने से जाहिर कर रहे हैं वो यह है कि इसराइल फर्स्ट। तो इसराइल फर्स्ट की जंग आप लड़ रहे हैं, लिहाजा ये कहा जा रहा है मुसलसल जो और जो तज्ज़ियानिगार हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जंग नेतन्याहू ने अमेरिका को अपने कैप्चर में लेके या उसको ब्लैक के ट्रंप को ये जंग स्टार्ट की है। ये मुसलसल इसकी कोशिशें जारी थी। इजराइल मुसलसल हर प्रेसिडेंट के दौर में ये कोशिशें करता रहा है कि उनको ईरान के खिलाफ जंग में उतारे, लेकिन पिछले जितने अमेरिका थे उन्होंने इस बात की मुखालफत की। अब जाके उनको ट्रंप जैसा इतना बेवकूफ शख्स मिला है, या ये कि उसकी कोई फाइल दबी हुई है या क्या है, कि उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ब्लैकमेल करके ये ट्रंप साहब जंग में कूद गए हैं। और इनका अंदाजा ये था, जैसा कि आप जानते हैं, कि 2-3 दिन के अंदर हम जंग को खत्म कर देंगे, वो कह चुके हैं ट्रंप। हमें तो ये लग रहा था कि 3 दिन में जंग खत्म कर देंगे, लेकिन मसला ये हुआ कि इस जंग में जब पैर डाला तो पैर उनका बुरी तरह से फंस गया है। अब इजराइल का इंटरेस्ट ये है कि ये जंग चाहिए, और क्यों है उनका इंटरेस्ट? क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो हमारा ग्रेटर इजराइल का प्लान है उसमें सबसे बड़ी रुकावट, या यूं कहूं कि अकेली रुकावट अगर कोई है तो वो ईरान है। ईरान को हमें रास्ते से हटाना होगा ताकि वो फिजिकली वो जो ग्रेटर इजराइल का हमारा प्लान है वो वजूद में आ सके। मैं यहां पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि ग्रेटर इजराइल का जो इनका प्लान है, पैसे तो रस्मी तौर पर, कानूनी तौर पर नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप हकीकत की निगाहों से देखेंगे तो वो वजूद में आ चुका है। आप देखिए कि ये जो रीजन की कंट्रीज हैं उनके अंदर इजराइल का जो है इन्फ्लुएंस कितना है। क्या इजराइल का इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पर? क्या इजराइल के कहने पर सब कुछ नहीं हो रहा है? क्या वहां की एजेंसीज, वहां की इत्तलाआत, वहां की इजराइल के कब्जे में नहीं है? क्या उनके फैसले इजराइल के होते हैं? वो ग्रेटर इजराइल का तस्वुर तो वजूद में आ चुका है, यानी तस्वुर से मुराद यानी वो हकीकत में अगर देखें तो आ चुका है ग्रेटर इजराइल का, लेकिन बस उसका ऐलान करना उनको बाकी है या फिजिकली कैप्चर करना बाकी है। अच्छा, फिजिकली करेंगे तो पूरी जगह इतनी तो तादाद है नहीं यहूदियों की इस ग्रेटर इजराइल में जाके वो बस सके। लिहाजा ग्रेटर इजराइल का मकसद ये नहीं है कि इस
बढ़िया में सिर्फ इजरायली या यहूदी बसे हों, तादाद नहीं उनकी, तो क्या है उनका, यानी इस पूरे रीजन को वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो ग्रेटर इसराइल में सबसे बड़ी रुकावट, या उस ग्रेटर इसराइल को जो कि हकीकत में वजूद आ चुका है, सिर्फ ऐलान नहीं किया गया है, उसको ईरान खत्म कर रहा है। उसके सामने ईरान खड़ा हुआ है, तो ईरान दुश्मन है। तो इजराइल का इंटरेस्ट इस बात में है, खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर ईरान नाबूद हो जाता है तो फिर हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारी आंखों के सामने से हट जाएगी। लिहाजा वो चाहता है कि जंग जारी रहे। यही वजह है कि वो इस तरह के क्राइम्स कर रहा है इस वॉर के अंदर, कि ये अमेरिका का पैर फंसा रहे, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर अमेरिका ने अपने आप को यहां से खींच लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि ईरान के सामने अकेला कुछ भी कर, क्या ईरान क्या इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि वो ये जो जैसा रिफॉर्म और हमास जैसा उसके सामने भी टिक सके। तो ईरान तो बहुत बड़ी बात है। लिहाजा उसको हर तरह के सपोर्ट की जरूरत है, उसको उसके असलहे की जरूरत है, उसकी प्लानिंग की जरूरत है, उसको उसकी इजाजत चाहिए। लिहाजा अमेरिका के पैर को फंसा के रखना कि वो इस मकसद तक पहुंच सके कि ईरान जो हमारे ग्रेटर इसराइल के प्लान में जब सबसे बड़ी रुकावट है, या ग्रेटर इसराइल को खत्म कर रहा, उसको हम रास्ते से हटा सकें। एक बस छोटी सी कहानी सुना देता हूं। ट्रम्प साहब जो इसमें फंसे हैं, इसके जाल में फंसे हुए, मैं बताना चाह रहा हूं कि जंग में फंस चुके हैं और इज्जत के साथ बच के निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। दो दोस्त जा रहे थे, नदी के पास कर रहे थे। एक दोस्त ने देखा कि ग्रीन कलर का कंबल बहता हुआ जा रहा है, तो उसने कहा भाई बड़ा सुंदर कंबल मालूम होता है, चलो मैं इसको ले लेता हूं। उसने कहा जाओ नदी में उतरो और कंबल को ले लो। वो गया, उसने कंबल को पकड़ा, तो दूर से दोस्त देख रहा है कि वो कंबल को खींच नहीं पा रहा है, कंबल उसको खींचे जा रहा है। तो उसने कहा भाई अगर कम नहीं खींच पा रहा तो कंबल, उसने कहा भाई मैं कंबल छोड़ना चाह रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि ये कंबल नहीं है, मगरमच्छ है। तो ये सोच के आए थे कि वेनेजुएला है, खत्म कर देंगे। सोचा वेनेजुएला निकल ईरान, तो अमेरिका फंस चुका है। इजराइल का सारा इंटरेस्ट इस बात में कि लिहाजा क्या कर सकता है कि लारिजानी साहब को शहीद करना या खराजी साहब को शहीद करना, या इस तरह की जो नेगोशिएशंस कर सकते हैं, और ईरान अपनी शर्तों पर, अपनी कंडीशंस पर इस जंग से बाहर निकल सकता है। जितनी भी इस तरह की प्रोसेस हैं, उनको खत्म इजराइल का प्लान हो सकता है और वो ये काम कर रहा हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी को इसको नकारा नहीं जा सकता, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसा आप बता रहे हैं जी। आगे बढ़ते हैं, जरा शकील जी आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी जरा इधर भी उधर भी, यानी हिंदुस्तान को भी जरा हम इस चर्चा में जोड़ना इसलिए चाहते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत चीज़ें इससे इफेक्ट पड़ रहा है, उसका असर पड़ रहा है। भले सरकार कुछ भी कहे, लेकिन सरकार भी ये बात मानती है जो कुछ हम लोग देख रहे हैं। आप खुले तौर पे नहीं कहिए, लेकिन इस जंग के बाद और 2-3 सप्ताह बाद जब नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था तो उन्होंने एक शब्द कहा था कोरोना, और उसके साथ एक सेंटेंस बनाया था कि कोरोना जैसे हालात हो सकते हैं। याद होगा आपको, उस भाषण के वक्त आप वहीं पे संसद में मौजूद थे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि अब चूंकि आज संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है, और उसके बाद क्या अभी भी वो बात निकल के आ रही है? दूसरी चीज़, चाहे आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देखिए, चाहे आप गुजरात के कई रेलवे स्टेशनों पे जाइए, या आप मुंबई के रेलवे स्टेशनों पे जाइए, या आप ISBT पे जाइए, हर जगह ये दिखाई दे रहा है कि लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। भले उसकी तस्वीरें कम आ रही हैं। शुरुआत में मैंने अपने वक्तव्य में कुछ तस्वीरें दिखाई भी, हमारे रिपोर्टर की जो बातचीत उन्होंने की है वो दिखाई भी, इसीलिए क्योंकि लोग लौट रहे हैं। परिस्थितियां धीरे धीरे, अगर ये जंग जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2-3 सप्ताह और, 2-3 सप्ताह और का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परिस्थितियां और खराब होंगी। क्या दिखाई देता है जबकि चुनाव भी है हिंदुस्तान में? शकील जी की आवाज नहीं आ रही। मोदी जी ने कहा, जी ठीक है, आ रही है जी। मोदी जी ने कहा और करके दिखा दिया। अच्छे काम जो कहे वो तो कभी करके दिखाए नहीं कि अच्छे दिन आएंगे, विदेशों से काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि कोरोना जैसा समय आ जाएगा, वो समय ला दिया। लोग
भागने लगे। वो जो फोटो आपने दिखाए, तस्वीरें दिखाई, वीडियो दिखाए, वो बहुत कुछ सच्चाई कहती है। अभी आपने बताया कि संसद जो है आज पहला दौर खत्म हो गया, 2 महीने से ज्यादा चली, 1 महीने से ज्यादा पश्चिम एशिया के युद्ध को हो गए, और इस समय की सबसे बड़ी समस्या एलपीजी पर बिना चर्चा किए इसको समाप्त कर दिया गया। विपक्ष ने कई नोटिस दिए दोनों सदनों में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन सब अस्वीकार कर दिए गए। अगर जनता की इतनी बड़ी समस्या पे आप बात नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो? तेल की समस्या है, गैस की समस्या है, महंगाई की समस्या है, वहां फंसे हुए भारतीयों की समस्या है, जो गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, किसी पर बात नहीं। और आज राहुल गांधी ने भारत की अगर हम बात कर लें तो जितना साफ बोला है, आज वो असम में थे, उन्होंने सारी तस्वीर खोल के सामने रख दी। जो बात कभी नहीं कही राहुल गांधी ने, हालत इतनी गंभीर हो गई है सॉरी हालत इतनी गंभीर हो गई है कि राहुल को वो भी कहना पड़ा। उन्होंने कहा कि मोदी जी का पूरा चरित्र सामने आ जाएगा, एपस्टीन फाइलें जो हैं अभी रुकी हुई हैं, और ट्रंप ने इसीलिए रोक के रखा क्योंकि वो इन्हें सर कहते हैं। भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को सर कहता है, कितने आश्चर्य की बात है। और वो बता रहा है, आपसी बातचीत में कोई कुछ कहे एक बार चल सकता है, 2 समकक्ष मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को सर सर कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन कोई एक अगर बताता है इसका मतलब वो उस आदमी की नहीं, उस देश की तौहीन कर रहा है, उस देश को नीचा दिखा रहा है, बता रहा है कि तुम्हारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। राहुल ने सब कुछ साफ कह दिया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा जो है अमेरिका के हवाले कर दी गई है, डेटा अमेरिका को दे दिया गया है। और एक और बात उन्होंने कही जो कभी नहीं कही थी, कि मोदी का भ्रष्टाचार सामने आ गया है। साफ शब्दों में कहा, ट्रंप मोदी को कंट्रोल करता है, और क्या चाहिए। जो बातें बहुत सारे लोग कह रहे थे उसे नेता प्रतिपक्ष अब कह रहा है। तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, और सबसे बड़े दुख की बात है, साथ में आश्चर्य की भी बात है कि इस पर संसद चर्चा नहीं कर रही। एलपीजी की समस्या को बहुत टालने की कोशिश करी, बहुत झूठ बोला, बहुत कहानियां बनाई, और बड़े बड़े लोगों ने बनाई कि नहीं कोई समस्या नहीं है। मगर आप किसी भी एजेंसी पे चले जाइए, आपको लाइनें लगी हुई दिख जाएंगी। आपको जो आपने बताया कि रेलवे स्टेशनों पे, बस अड्डों पे, और ये जाता हुआ लेबर, गैस मिल नहीं रही है। 1 किलो गैस जो है छोटे सिलेंडर में जो भरवाते हैं वो 400 रुपए से ऊपर की मिल रही है जी। ये तो लेबर की बात आपने बताई, स्टूडेंट छोड़ रहा है। कई शहर ऐसे हैं, इलाहाबाद है जैसे, वहां पे यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट आता है। पटना है, वहां यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आते हैं। दिल्ली में भी आते हैं, देश के कई शहरों में आते हैं। वो छोटे सिलेंडर पे अपना काम चलाते हैं, 1 किलो भरवा के लाते हैं, उससे अपना, गरीब घरों के ज्यादा होते हैं, कमरा किराए पे लेके रहते हैं, और अपना उसमें थोड़ा दाल चावल भात वगैरह जो है वो बना के खाते हैं। खाने का प्रबंध नहीं है। उस सरकार कोई बात ही नहीं कर रही इस पे। डराया मोदी जी ने लोकसभा में, और एक दिन बाद राज्यसभा में भी, कि हालत बहुत गंभीर है, कोरोना जैसे हो जाएंगे, और करके दिखा दिया। अच्छे काम आदमी बोलता है, अच्छे काम करके दिखाता है तो खुशी होती है। लेकिन आपने सही तुलना की, जैसे मोदी जी वैसे ट्रंप साहब। ट्रंप ने आज जो पाषाण युग की बात करी है, स्टोन एज की, राजीव जी, ये पहली बार नहीं करी। अमेरिका ने आज से करीब 65 साल पहले ठीक यही सेंटेंस कि स्टोन एज में ले जाएंगे, क्यूबा संघर्ष में भी यूज किया गया था। मतलब इसका यह है कि जितने भी क्रूर शासक होते हैं, जितने भी क्रूर देश की व्यवस्थाएं होती हैं, वो एक ही लाइन पे सब चलते चले जाते हैं। जी जी। लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं, ये पाषाण युग की बात करते हैं। और क्यूबा में क्या हुआ था? अमेरिका को भागना पड़ा था क्यूबा से भी, और उसके बाद फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा पूरी दुनिया के हीरो बने थे। अमेरिका एक लड़ाई नहीं हारा है,
अमेरिका क्यूबा से लेके, वियतनाम से लेके, अफगानिस्तान से लेके, और ये ईरान में जो है, ईरान में उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। उसने आज घोषणा करी, आज ट्रंप साहब ने, जो हमने कल बताया था 5 o'clock फ्लीज, आज 9 o'clock कर दिया उन्होंने वहां के टाइम के हिसाब से। ये बड़बोलापन भी मारेगा उन्हें, जो उन्होंने कहा कि जीत चुका है अमेरिका। तो अमेरिका जब जीत चुका है तो युद्ध बंद कर दो भाई, और नोबेल ले लो आप। अगर इस वक्त आप युद्ध बंद करने की एक तरफा घोषणा कर देते हैं कि मैं युद्ध समाप्त करता हूं, तो आपको नोबेल मिल जाएगा, पक्का है, गारंटी है। नोबेल वाले दे देंगे। सबसे ज्यादा आपको नोबेल चाहिए, आप कर दीजिए युद्ध बंद। आप जीत तो चुके हैं, अब आपको और क्या चाहिए। तो भारत की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, और ये 16 अप्रैल तक के लिए स्थगित हुई है। 16 अप्रैल को काहे के लिए बुलाई जा रही है आपको मालूम है? महिला बिल के लिए, जो कांग्रेस लेके आई थी, जो राज्यसभा में उसने पास भी करवा दिया था। महिला बिल जरूरी है, बहुत बड़ी जरूरी चीज है, लेकिन क्या प्राथमिकताओं में इस वक्त जो है इस तरह की चीजें आती हैं? या गरीब के लिए, मजदूर के लिए, स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। स्टूडेंटों की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है जी। गैस की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आज रोज सुझाव दिए जा रहे हैं कि चूल्हा जलाओ, ये करो, वो करो। जो किराए के मकान में एक कमरे में लड़के रहते हैं, उन्हें मकान मालिक चूल्हा जलाने की इजाजत देगा? तो पूछे तो कोई जाके कि कुछ भी बोल देते हो कि चूल्हा जला लो, इजाजत देगा वो उन्हें चूल्हा जलाने की वहां पे? बिल्कुल नहीं। ऐसी बातें करते हैं ये। तो ये हालत जो है वाकई गंभीर है। आपने आज सही तुलना करी कि ट्रंप साहब भी उसी चाल में चल रहे हैं जिसपे हमारे मोदी साहब भी चल रहे हैं। अब देखते हैं दोनों की स्थिति कैसी होती है, क्या होती है। लेकिन दोनों की स्थिति जो है वो इतिहास में अच्छी जाने वाली नहीं है, और इतिहास से पहले जो है वो जनता फैसला करेगी कि इन लोगों के साथ वो क्या करती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा कमेंट जल्दी से लेता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से, और फिर आता हूं नौशाद साहब आपके पास कुछ और सवालों के साथ, फिर प्रेम कुमार जी आपके पास भी आता हूं। स्वामी जी, हिंदुस्तान के, इंडिया का जिक्र आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। इंडिया में क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या सचमुच जैसे नितिन गडकरी साहब, राजनाथ सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, ऐसे तमाम साहब लोग जो बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग जो लाइनों में लगे हैं, या लोग जो बाहर जा रहे हैं, अपने गांव को जा रहे हैं, इसमें कोई फर्क दिखाई देता है? स्वामी जी, ये जो सत्ता पक्ष है, इसका नियम ये है, जो चीज ना हो रही हो वो कहा जाए कि वो हो रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है, और जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि चेंज होने वाला है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अगर कोई है, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वो चाइना है। देखिए, अमेरिका का क्या होगा, वो अपने उसने पाप बोए हैं उसको काटेगा। चौबे जी बनने गए थे छब्बे और बन गए दुबे, वो वाली स्थिति उसकी हो गई। देखिए, जो अरब कंट्रीज के अंदर जो एक चाह रहा था, वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, ये चाह रहा था कि ये ग्रेटर इजराइल का एक मॉडल से पूरे उस कॉन्टिनेंट को हाके, और ईरान उसमें क्योंकि एक बाधा बन रहा था, उसको हटाकर और वो पूरा अपना रूल करे, और पूरे वर्ल्ड के तेल भंडारों पे अमेरिका का। देखिए, आप खुद सोचिए, 40 साल से लगातार एक देश पे सैंक्शन लगा के उस देश को आपने बुरी तरह से परेशान कर दिया, और आपने वेनेजुएला के अंदर जो किया, और उसके बाद क्यूबा को जिस प्रकार की धमकी आपने दी, और रूस और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा के उनके तेल बेचने पे आपने रोक लगाई, ये किस लीगल अथॉरिटी से किया? भाई आप कल्पना कीजिए, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन कल मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग फिरे और ये कहे कि नहीं, भारत के अंदर गैस की बड़ी समस्या हो रही है, आई टेक ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन व्हाट वी विल डू? भाई अगर इस तरह वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप उठा सकते हैं, अगर क्यूबा, कनाडा, सारे नेटो के देशों को आप हड़का सकते हैं, भाई देखिए, नेटो के साथ राजीव जी बहुत बड़ा धोखा अमेरिका ने किया है, और ये बात समझ लेनी चाहिए। जब यूक्रेन से रूस का युद्ध हो रहा था तो 2027 तक ये पैक्ट हुआ था, रूस तेल और गैस की सप्लाई नेटो देशों को, यूरोप को करेगा। इधर रूस ने कहा कि हम 2026 में ही इसे खत्म कर देंगे। वो एक क्रिएट कर रहा था ऑल्टरनेटिव रूट यूरोप की, हम यहां से गल्फ कंट्रीज से तेल लेंगे। इधर लड़ाई छेड़ के आपने हॉर्मुज को डिस्टर्ब कर दिया और यूरोप के सारे मंसूबों पे पानी फेर दिया।
अब यूरोप में भी परेशानियां बढ़ गई, वहां भी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, अमेरिका में भी मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ये तो हमारे यहाँ देखिए, अभी जब इलेक्शन का जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उसके बाद हमारी देश की जनता क्या क्या भुगतेगी देखिए। लेकिन मेरे ख्याल से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका सेन अगेन, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मेक अमेरिका सेन अगेन। और डोनाल्ड ट्रंप महाराज अब कृपा करके त्याग पत्र दे दीजिए, पद छोड़ दीजिए और चले जाइए। जी 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 जी, आप बोझ बन गए हैं विश्व पे, और इस विश्व पे इतना बड़ा बोझ बन गए हैं, हम भारतीयों से भी झेला नहीं जा रहा है। जी, पहले तो युद्ध से, इस जंग से बाहर निकलें और जंग के साथ साथ आपकी इच्छा वो पूरी कर दें तो और भी बेहतर है। आपकी इच्छा बड़ी अच्छी है और कई लोग शुक्रगुजार होंगे अगर ऐसा होता है तो। जरा नौशाद साहब जल्दी से आना, मैं समझ रहा हूँ समय आपका भी ज़्यादा ले रहा हूँ। नौशाद साहब, ईरान पे अब खबरें जो कल से आ रही, आज जब ईरान ने रिएक्ट किया और इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए, उस वक्त जिस वक्त डोनाल्ड साहब भाषण दे रहे थे, खबरें ये भी आ रही हैं कि इस्फहान शहर पे हमला किया, शहर के कुछ मिसाइल कारखाने पे हमला हुआ है, एक पुल है अलबोर्ज में, उस पुल के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर क्या सचमुच इतने हमले आज हुए हैं, ज़रा ये बताइए। जी, हमले हो रहे हैं और चूंकि वो वॉर क्राइम्स करने के आदी हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कहां पर हमले कर रहे हैं और किस चीज में तोड़फोड़ मचा रहे हैं। भी मारा गया है, ऐसी खबर मैंने भी पढ़ी है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला जो है वो वॉर क्राइम है। और ये लोग वो हैं जो इन्होंने ये कानून बनाए हैं, यानी इन्होंने बनाए हैं कि वॉर क्राइम नहीं होने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स और बच्चों के हकूक और सबकी बात करते हैं। लेकिन इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। जैसा कि मैं 12 कह चुका हूं कि गज़ा की जंग में इनका मोरली जो है ये खत्म हो चुके हैं, इनका जनाजा चल चुका है और इस जंग में इनकी मिलिट्री का जनाजा निकल रहा है। इनकी इसके बाद जो है ये जो पेट्रो डॉलर की हाकमियत है ये खत्म होने है और इकॉनमी के लिहाज से भी इनका आने वाला है। और खुद अमेरिका की जो साख है सुपर पावर होने के लिहाज से उसका तो अरब के अलावा अमेरिका बनी हुई थी। ये जो कहते हैं वो करते हैं और इनकी एक आवाज से लोग डर जाते हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया है। और इसके लिए हमें शुक्रिया अदा होगा ट्रंप साहब का कि ट्रंप साहब ने आकर ये काम बड़ा आकर लोग थे, यानी अमेरिका मुखालिफिन, यानी अमेरिका जो है जो ब्लॉक से अमेरिका इस तरह के अटैक कर रहे हैं वो। और अब आप देखिए वो किस चीज पर अटैक कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, तो आपको फर्क वाज़ेह हो जाए। वो सिविलियंस को मार रहे हैं, 1.25 लाख के करीब जो है समझ लीजिए कि सिविलियन स्ट्रक्चर्स हैं जिनको उन्होंने नुकसान पहुंचाया। छोटे बच्चे और वीडियोस आ रही हैं, आपने भी देखी होंगी, कितनी यानी बहुत ही इंसान को देखकर दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे मारे और औरतें मारी जा रही। स्कूल 600 से ज्यादा, एक हफ्ते पहले तक की रिपोर्ट थी कि 600 से मार चुके हैं। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स न जाने कितने मार दिए इन्होंने, 500 के करीब शायद हॉस्पिटल्स नुकसान पहुंचाया, पूरी तरह बिल्डिंग गिरा दिया या नुकसान पहुंचाया है। इस तरह की जगह, अभी आज मैं पढ़ रहा था कि एक जगह थी जहां पर जानवरों को रखा गया था, गाय बकरियां और ये सब, वहां पर हमला कर दिया। वो बिल्डिंग जितने जानवर थे उनके ऊपर गिर गई है, लोग वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं वहां के जानवरों। इस तरह के टारगेट्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईरान KC-130 को मार, उनके जो रिफ्यूल टैंकर्स हैं उसको मार। ईरान उनके जेट्स को मार रहा है। ईरान उनके F-16 और F-15 और F-18 को मार रहा है। ईरान उनके थार को फाड़ रहा है, पैट्रियट का जो है कर रहा है। ईरान उनके इस तरह बेसिस को मार रहा है। ईरान इजराइल के अंदर जो सैन्य ठिकाने हैं उनको मार, उन्होंने इनके हॉस्पिटल्स को मारा, उन्होंने इनके स्कूल्स को मारा, सब कुछ किया। ईरान ने हजारों मिसाइलें इजराइल के ऊपर अब तक बरसा दी हैं, लेकिन कोई क्या ये बता सकता है कि किसी स्कूल को ईरान ने मारा हो?
ईरान अपने जंगी उसूलों के साथ जंग कर रहा है। जो जंग के उसूल हैं, जो उसने इस्लाम से सीखा है कि रेड लाइंस क्या है जंग की, अमल कर वो लड़ रहा है। और वहां यह हाल है कि वो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, उसको टारगेट करके मार। अब यहाँ पे कोई कह सकते ईरान के फला हमले में भी एक सिविलियन मारा गया, तो भाई फर्क होता है टारगेट के मारने में और किस प्रिसाइजली हुए अटैक में कोई सिविलियन जद में आ जाए और उस पर लग जाए, तो उस इन दोनों चीजों में फर्क इंसान को समझना चाहिए। ईरान टारगेट करके सिविलियंस मारा है, अगर टारगेट करके सिविलियंस को मारा होता तो कितनी बड़ी तबाही मचती इन पड़ी है वहां पर, आप सोच सकते हैं। लेकिन ईरान पॉइंट कर रहा है, जो पहले से निशाने लेजिटिमेट टारगेट्स जो हैं वहां पर अटैक कर रहा है ईरान, और दूसरी जगहों पर नहीं मार रहा है। यहाँ पर ईरान पूरी मॉरलिटी का ख्याल रख रहा है और ऐसा नहीं कि आग बंद करके कहीं भी अंधाधुंध बमबारियां कर रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद साहब जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा इंटरनेट में फ्लक्चुएशन है, लेकिन फिर भी आपकी बात लगभग पूरी बात हम तक, हमारे तमाम दर्शक साथियों तक आ रही थी और बहुत ही बेबाक आपकी टिप्पणी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े, एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आना चाहता हूँ ज़रा अब प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को से आपको भी उम्मीद बहुत रही होगी, लेकिन उसके बाद जो प्रतिक्रिया ईरान की तरफ से आई, उसके बाद अभी इन्होंने, नौशाद साहब ने बताया अभी कि वो भी कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान का हमला टारगेटेड है। उनका हमला जो है वो सिविलियंस के ऊपर भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है, कहीं पुल गिरा दे रहे हैं, कहीं आप अस्पताल के ऊपर, एम्बुलेंसेस के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, और शुरुआत आपने देख लिया मिनाब में 168 बच्चियों को मार डाला। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, और इसके बाद ये 2 से 3 सप्ताह अभी जंग में और लग सकता है का क्या मतलब रखा जाए, क्या माना जाए जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? अजीब जी, इसको आप चीन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत होनी है शी जिनपिंग से, उस पे जोड़कर देखें। शी जिनपिंग से जब बात होगी तो युद्ध खत्म हो चुका होगा, या फिर ये बात होगी ही नहीं। अब है कि इससे पहले एक बातचीत तय हुई थी जो रद्द हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को जाना था, नहीं गए थे क्योंकि युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू होने से पहले एक बातचीत जो तय थी, उसका युद्ध के कारण रद्द होना तो एक बनता है, कारण बनता है। लेकिन युद्ध के दौरान अगर बातचीत तय हुई है तो फिर युद्ध के कारण ये रद्द होगा, इसको बात को खारिज अपने आप हो जाता है। तो अब ये रद्द नहीं होगा। तो इस उम्मीद में ये बात हो रही है कि, या एक प्लानिंग, उम्मीद नहीं, ये लोग तो बड़ी महाशक्तियां हैं, एक योजना बनाकर बात कर रहे हैं कि जब हम शी जिनपिंग से मिलेंगे तब तक ये युद्ध खत्म हो चुका होगा। तो ये 2-3 हफ्ते का जो समय, इसको हम इसी रूप में देखते हैं। हमने पहले भी और बारंबार आपके प्लेटफॉर्म पर यह बात कही है कि ईरान की नीति युद्ध को लंबा खींचने की है, क्योंकि इससे वो परास्त करने में उनके पास में क्षमता आती है लंबा खींच करके अमेरिका इजराइल को। और अमेरिका इजराइल की ये क्षमता नहीं है। उनकी कोशिश 3 दिन में युद्ध खत्म करने वाली है, जैसा कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। लेकिन उनको निराशा हाथ लगी जब ईरान को जिस जज्बे के साथ उन्होंने लड़ते हुए देखा। तो जो डोनाल्ड ट्रंप किसी समय कह रहे थे कि ईरान को हम बहुत शानदार देश बना देंगे, वहां की जनता हमारा साथ दे, हम वहां के रिजिम चेंज करके आपको बहुत शानदार दे, आज अब पाषाण युग का दर्शन उनको करा रहे, दिखा रहे। जी। तो इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का ईरान के और ईरान की जनता से कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। युद्ध का कारण अलग है और वो दरअसल हेट पर आधारित है, फायदे पर आधारित है, मुनाफा पर आधारित है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 दिन में लगातार बातें की हैं,
2-3 हफ्ते में युद्ध खत्म करनी जी है, आपके दिमाग में ये बात आ जाती है कि युद्ध हमें छोड़ देना है, आप हारे हुए कहीं नहीं जाएं, इसके लिए अपने देशवासियों को कैटर करना है, अपनी पॉलिटिक्स को कैटर करना है। तो आप कहते हैं कि 2-3 दिन में हम ऐसा युद्ध लड़ेंगे, 2-3 हफ्ते में, कि सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। जब आप 32-33 दिन में कुछ भी अनुकूल नहीं कर पाए हैं, तो 2-3 हफ्ते में आप अपने हक में युद्ध को कर लेंगे, ये एक दिवा स्वप्न है। युद्ध हार जाने का ऐलान 2 दिनों से हुआ है, और इसको और हम अपने बात के पक्ष में तर्क देते हैं कि पहले दिन उन्होंने कहा था कि अरब देशों से हम हर जाना शब्द नहीं, युद्ध का खर्चा शब्द इस्तेमाल किया कि वसूलेंगे। आमतौर पर युद्ध का खर्चा हर जाना बन करके पराजित देश पर बैठता है, लेकिन ये युद्ध का हर्जाना अपने ही सहयोगी देश से वसूलने की बात कह रहे थे। अरब देश जहां इनका मिलिट्री अड्डा है, जिसको ईरान ने नष्ट किया, और अब ये वही कह रहे हैं, इन देशों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा साथ दिया। तो ये बातें बता रही हैं कि ये युद्ध खत्म हो चुका है। अमेरिका की ओर से वो हार मान चुके हैं, खत्म होना नहीं, हार मानना ज्यादा सटीक होगा कि वो हार मान चुके हैं, ये कह रहे हैं। इसके अलावा तीसरी बात है कि जो यूरोपीय यूनियन और उनके देशों को जो उन्होंने कोसा है, नाटो के देशों को जो कोसा है कि इनसे जो जहाज मांगा सो इन्होंने नहीं दिया, अब या फिर हॉर्मुज़ जिसको जाके तेल लेना है वो ले लो, हम क्यों उनके लिए लड़े, ये सारी चीजें जो उन्होंने बतला की हैं। तो एक हारे हुए देश के साथ तो बाकी सब लोग ऐलान करते हैं कि या चुप रह करके भी उनसे असहयोग जताते हैं, लेकिन इनको पता है कि हम हार चुके हैं, तो ये स्वयं असहयोग जता करके एक लीड लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बहुत सारे देशों से अपनी नजदीकी दोस्ती खत्म करा दी है। तो ये युद्ध में हार का और बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जीतने से आपके मित्र बढ़ते हैं, हारने से आपके मित्र घटते हैं। तो आपके ऐलान से ये पुष्ट होता है कि आप युद्ध हार चुके हैं। जी जी, युद्ध हार चुके। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी के पास, जरा स्क्रीन पर ले आइए। अमलेंदु जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है, और इन्होंने अगर हारने की बात कही है प्रेम कुमार जी ने, तो एक शुरुआत इसकी हॉर्मुज से हो गई है, क्योंकि हॉर्मुज छोड़ दिया। जिस हॉर्मुज को कैप्चर करने की कोशिश हो रही थी, जिस हॉर्मुज को बिल्कुल एपिसेंटर बनाकर रखा हुआ था पिछले 15 दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने, उसी हॉर्मुज को कह रहे हैं कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनके भाषण में सुनिए, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, हम लोग, हमारा तेल जो है वो दूसरे उससे आता है, और हम लोग खुद मजबूत हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और अब तो वेनेजुएला भी बहुत तेल दे रहा है। तो इसलिए जिनको वहां हॉर्मुज जरूरत है वो जाके हॉर्मुज को खुलवाए, उसको उस पर कब्जा करें, जो करना है करें। यानी पहली हार तो मान ली है अमलेंदु जी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये माना जाए? बिल्कुल राजीव जी, पहली हार नहीं मान ली, हार ही हार मान ली है। चूंकि जब युद्ध करने गए थे तब कहा था कि हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, और ईरानियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम आ रहे हैं रसद पानी लेकर, और तुम जो है वो अंदर से कूक कर दो और हम आते हैं। आज पहले तो यही कहा कि रिजीम चेंज करना हमारा कभी लक्ष्य नहीं था, ये भी कहा है राजीव जी, हाँ, कि रिजीम चेंज करना हमारा कभी लक्ष्य नहीं था। तो भाई अगर रिजीम चेंज करना आपका लक्ष्य नहीं था, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बात तो जंग के बीच में आई, तो ये तो बाद में आपके लक्ष्य में शामिल हुआ, उसको भी आपने नकार दिया। तो आखिर आपका लक्ष्य क्या है भाई, ये तो बताओ, कहना क्या चाहते हो ट्रंप साहब? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथनीज जो हैं वो यही तो पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है ट्रंप साहब, सारी बातें हो गई, भाई ये बताइए आपका लक्ष्य क्या है, ईरान में आखिर आप करना क्या चाहते हैं, ये तो बताइए। क्या पाषाण युग में भेजने के लिए ही आपने युद्ध किया था? तो सिर्फ आप पाषाण युग में भेजने के लिए युद्ध कर रहे थे? तो आपसे बड़ा कोई युद्ध पे पासू तो कोई है ही नहीं राजीव जी, यही समझा जाए फिर ट्रंप साहब जो कहना चाहते हैं। लेकिन राजीव जी, इसके साथ साथ उन्होंने आज एक मामले में
ईरान को बहुत ताकत दे दी, और इस मामले में ताकत दे दी कि ट्रंप साहब ने कहा, खाड़ी देशों का शुक्रिया किया कि भाई आपने इस जंग में हमारी मदद की। खाड़ी के देश अभी तक ये कहते रहे कि हमारा इस जंग से कोई वास्ता नहीं है और ईरान हमारे ऊपर हमले कर रहा है। अब ईरान, राजीव जी लगातार यही कह रहा था कि हम इनके ऊपर हमले नहीं कर रहे हैं, इनके यहाँ जो अमेरिका के बेस हैं हम उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या राजीव जी ये ट्रंप का बयान आने के बाद कतर ने, यूएई ने, बहरीन ने, सऊदी ने, क्या किसी ने भी ये कहा कि नहीं ट्रंप साहब हम इस युद्ध में शामिल नहीं हैं? अगर आप इस युद्ध में शामिल नहीं हैं तो आप कैसे कह रहे हैं ईरान से कि ईरान आपके ऊपर हमले नहीं करे? तो आपने दे दिया कि भाई यहाँ ईरान को जो है बिल्कुल हक है, वो हमले कर सकता है, और ईरान यही कह रहा है कि हम अपनी रक्षा के लिए जो भी कदम होगा वो उठाएंगे। इसलिए अब वैधता जो है वो प्रदान कर दी ट्रंप साहब ने ईरान को कि भाई इन खाली देशों पर भी हमला करो। अब वो सलमान है, कौन क्राउन प्रिंस जो है, उनके महल पे भी हमला कर दो। ये भी अब एक तरीके से कहा जाए ट्रंप साहब ने दे दिए, चूंकि वो तो कह रहा है ईरान कि जो भी अमेरिका के साथ है, जहाँ भी उसका है, उसमें एक पैसे का भी इन्वेस्ट है तो हम उस पर हमले करेंगे। तो आपने दे दिए, लेजिटिमेट कर दिया आपने कि भाई ठीक है ईरान, अब आप इस पर हमले कर सकते हैं। लेकिन राजीव जी, जो यूएस एम्बेसी ने जो जारी किया है ट्रंप साहब का पुराना वक्तव्य, प्रधानमंत्री का संसद के अंदर वक्तव्य, जरा वो फोटो ले आइए स्क्रीन पे। आप जो कह रहे हैं उस फोटो के साथ, शुरुआत में मैं रख चुका हूं, फोटो नहीं दिखा पाए थे, जरा स्क्रीन पे फोटो ले आइए। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब दोनों की पिछले साल वाली तस्वीर, उसको ये तस्वीर देखिए, ये जो स्क्रीन पे है, इसको आज जारी करने का क्या मतलब? अपनी बात आप आगे बढ़ाइए, और इसमें क्या कुछ लिखा गया है वो मैं ऑलरेडी रख चुका हूं। जी राजीव जी, तो ये आज जारी करने का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद के अंदर बोलना और कहना कि कोरोना जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, समय बहुत खराब आ रहा है। राहुल गांधी का आज ये कहना कि अगर ट्रंप कहेंगे नाचो तो नरेंद्र मोदी नाचेंगे। तो राजीव जी, ये बड़ी खतरनाक परिस्थितियां मैं देख रहा हूं। मैंने पहले भी इसी मंच पर कहा था, इसी कार्यक्रम में, कि मुझको आशंका है कि क्या नरेंद्र मोदी इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। क्या उनका जो कहना है सदन के अंदर कि भाई गंभीर परिस्थितियां हो सकती हैं, क्या ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? कोई भी देश राजीव जी, जो नाटो के देश हैं, वो ट्रंप के साथ नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन मोदी जी जाकर गले पड़ा है वहां नेतन्याहू के। नाटो के देश जो है, यहाँ पे नाटो के देशों में भी राजीव जी, वो इटली जो है, जहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी जो है, जो खुद फासिस्ट हैं, दक्षिणपंथी हैं, जो वो कह रही हैं कि जो सबसे बड़ा नरसंहार जो है इजराइल वो कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, और हम उसके खिलाफ जो है प्रतिबंध लगाएंगे, यूरोपीय यूनियन लगाएगा, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है, जो गांधी के देश से गए हैं, जो युद्ध नहीं बुद्ध का देश का जो करते हैं, वो जाकर नेतन्याहू के गले पड़ रहे हैं। तो आखिर क्या है राजीव जी? मैं देख रहा था राजीव जी, अभी 2 दिन पहले खबरें देखता रहता हूँ इधर उधर की, श्रीगंगानगर जो राजस्थान का पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, 2-3 खबरें वहां की एकदम से मेरे नजर में आई। एक खबर आई कि वहां रात का कर्फ्यू जो है शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया गया है। शादियों में और दूसरे कामों में डीजे जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। बॉर्डर के उस इलाके में राजीव जी, जहां सैन्य बेस भी हैं, वहां पर रात को इस समय डीजे नहीं बजेगा, रात का कर्फ्यू लगेगा। इसका क्या कारण है, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैंने एक खबर देखी कि एक वहाँ कोई नई जो है वो जिलाधिकारी पहुंची हैं, कोई मंजू जो हैं, वहाँ उन्होंने फ्लैग मार्च किया और ये बयान आया कि साहब वो जो तस्कर सीमा से आते हैं, जो नारकोटिक्स का लेकर आते हैं, उनके खिलाफ अभियान चल रहा है। तो नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान के लिए राजीव जी रात का कर्फ्यू तो नहीं लगाया जाता है, डीजे तो बंद नहीं कराए जाते हैं। तो आखिर ये सब एडवेंचर राजीव जी क्या हो रहे हैं? तो मैं डॉट्स मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक खबर और दे देता हूँ। 35 देशों को ब्रिटेन की अध्यक्षता में बुलाया गया है हॉर्मुज रीओपन करवाने के लिए, हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। उसमें भारत शामिल हो रहा है। उसमें भारत शामिल हो रहा है। हाँ, भारत शामिल हो रहा है। हालांकि जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो उसमें ऑनलाइन ही शामिल होंगे। तो राजीव जी, अब ये सब चीजें हो रही हैं, तो क्या प्रवक्ता नहीं विदेश सचिव शामिल हो रहे हैं? हाँ, विदेश सचिव, सॉरी माफ कीजिएगा, विदेश सचिव, प्रवक्ता ने बताया है कि फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो शामिल होंगे। तो अब राजीव जी, तो ये सारे जो चीजें हो रही हैं, तो क्या ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है, ये सारी बातें करने वाले जो हैं, क्या उन्होंने रास्ता चुन लिया है कि नहीं अब तो हम युद्ध के साथ ही रहेंगे, हम युद्ध पिपासुओं के साथ रहेंगे?
वो ट्रंप जिससे उसके साथी जो दूर कर रहे हैं। राजीव जी, एक समय में जो ग्रेट ब्रिटेन जिसका सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, उसका प्रधानमंत्री साफ तौर पर कह रहा है, खुले तौर पर कह रहा है कि ट्रंप साहब, आप चाहे मेरा कितना भी व्यक्तिगत आप अपमान कर लीजिए, लेकिन मैं आपके हारते हुए युद्ध में अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजूंगा। जी, ये वहां का प्रधानमंत्री कह रहा है, और हमारा प्रधानमंत्री बता रहा है कि कोविड जैसी जो है बीमार, मतलब जो संकट जो है वो पैदा हो सकता है, ये हमारा प्रधानमंत्री बता रहा है। तो भाई उसको स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं? बहुत अच्छी बात है कि आपने राहुल गांधी के वीडियो देख देख के, लगता है बहुत वीडियो देखते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी के, अब आप जो है जाकर पत्तियां भी तोड़ने लगे हैं वहां, वरना इससे पहले तो पत्तियां नहीं तोड़ी थी असम के बागान में जाकर। लेकिन ये भी बता देते कि आसाम के बागान में आपने जो जाके पत्तियां तोड़ी हैं, तो इन पत्ती तोड़ने का जो शुल्क है वो कितना बढ़ा दिया गया है? आपकी 10 साल से सरकार है, जो आपने वादा किया था वो पूरा कर दिया कि नहीं कर दिया? चाय बागान के कर्मियों को लेके बहुत बहुत कुछ है जी, बहुत कुछ है राजीव जी, इसलिए मैं कह रहा हूँ झारखंड इससे काफी रिलेट करता है। जी, झारखंड काफी रिलेट करता है राजीव जी, और तमाम झारखंड के जो आदिवासी हैं वो वहां जाकर काम करते हैं। और राजीव जी, जिस समय वहां दौर था आतंकवाद का, तो इन्हीं चाय बागानों में तमाम बिहार और झारखंड के मजदूरों की वो हत्याएं भी हुई हैं। ये सारी बातें नहीं है। तो इस समय जो है मोदी जी जो गए हैं, तो ये भी बता दें कि चाय बागान के साथ के श्रमिकों के साथ जो आपका खुद का जो मैनिफेस्टो था, जो आपने जारी किया था, उसमें जो आपने वायदे किए थे, उसमें से कितने पूरे कर दिए? बहरहाल राजीव जी, ईरान की तरफ लौटते हैं। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने जो है एक तरीके से जो ये कहा कि तीसरे विश्व युद्ध में बताया, वियतनाम का सब बताया, क्या ट्रंप साहब ये तय कर चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा और उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है? इसलिए वो भी जो है, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा कि परिस्थितियां खराब होंगी, अमेरिका वासियों से कह रहे हैं कि वियतनाम युद्ध की तरह पिटने के लिए तैयार रहो, जिस तरीके से विश्व युद्ध में पिटाई हुई है उस तरीके से भी तैयार रहो। क्या ट्रंप साहब ने ये भी संकेत दे दिया है हमारे प्रधानमंत्री की तरीके से कोरोना जैसे संकट हो सकते हैं? तो ट्रंप साहब ने भी आज कह दिया कि भाई देखो, फिर बाद में मत कहना मैं तो झोला उठा के चल दूंगा अपना ट्रंप टावर बेचने के लिए कहीं भी, फिर बाद में मुझसे मत कहना। तो ये भी राजीव जी हो सकता है, मुझको ऐसा लगता है। बिल्कुल। प्रशांत जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इस जंग के आगे बढ़ने 2 से 3 हफ्ता तो बढ़ा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये साफ दिखाई दे रहा है। क्या आगे बढ़ने से यहां और भी दूसरे देशों के इसमें शामिल होने की आशंका बढ़ जाती है क्या? जरा ये थोड़ा सा मैं एक बड़े आयाम में इस जंग को और इसका विश्लेषण चाहता हूं कि क्या यहाँ पर चूंकि ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य अड्डों पे और उसमें भी मिडिल ईस्ट के देशों पर, खाड़ी देशों पे हमला कर रहा है ईरान, जिसमें ये तमाम देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, कतर, ये सारे देश हैं। तो ज़रा इसे समझना चाहता हूँ आपसे। और दूसरी चीज़, अभी खबर ये भी आई कि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका ने अनुरोध किया था कि अपना एयर स्पेस दीजिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते, अस्वीकार्य है। इस जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप जंग को बंद कीजिए, उसके बाद बात करेंगे। 35 देशों को इसने बुला लिया है, यूके ने बुला लिया है। यूके के ऊपर एक प्रेशर ये है कि उनको चुनाव से गुजरना है, 7 मई को वहाँ इलेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें क्या हमको इस जंग को और बढ़ते हुए हम देखने जा रहे हैं क्या? क्योंकि जिस ढंग से अभी बम्बार्डिंग कर रहा है तेहरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल, उससे, और ईरान यहाँ पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी भी ढंग से झुकने को तैयार नहीं है। 2-3 बातें बहुत जल्दी कहूंगा राजीव जी, क्योंकि समय भी कम है। जी जी। एक तो ब्रिटेन में जो बैठक हो रही है उसके नतीजे क्या निकलेंगे, आप इस बात से सोच लीजिए कि वो बैठक ब्रिटेन बुला रहा है, यूरोप के देश बुला रहे हैं, जिनका तेल और गैस हरमोज से होकर नहीं गुजरता है। वहां वो देश जा रहे हैं सुलह समझौता कराने ईरान से, जो अपने जहाज नहीं निकलवा पा रहे हरमोज से, उनके 20 जहाज फंसे हुए हैं जी। तो ये लोग मिलके हरमोज खुलवाएंगे। बड़ा विडंबना है। मतलब मैं प्रेम कुमार जी की बात से सहमत हूं कि देखिए, युद्ध तकनीकी तौर पे ट्रंप उसको खत्म कर चुके हैं, वो नेतन्याहू की मजबूरी की वजह से वो उसमें अटके हुए हैं।
वो निकलना चाह रहे हैं, छटपटा रहे हैं, बिल्कुल एक्वेरियम की मछली की तरह छटपटा रहे हैं कि किसी तरह निकले इस एक्वेरियम से बाहर हो। तो और नेतन्याहू जो है, जैसा आपने कहा कि वो बीच में पीस प्रोसेस को नुकसान पहुंचाता है, उसको सबोटाज करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात अब ये हो गई है कि ये दुनिया का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है युद्ध के बाद, वो क्या बनेगा, अब इस पे बात होनी चाहिए। जीसीसी कंट्रीज अब वैसे नहीं रहेंगे। ट्रम्प जिस भाषा में बात कर रहे हैं पाषाण युग की, वो उनकी मजबूरी ये है कि ईरान बहुत स्मार्टली अटैक कर रहा है। उसने 4 डेटा सेंटर अभी तक उड़ाए हैं। अमेजन का उड़ाया है, माइक्रोसॉफ्ट का उड़ाया है, बहरीन में उड़ाया है। अभी 1 अप्रैल को कल उसने हमला किया है अमेजन के डेटा सेंटर पे। तो वो डेटा सेंटर का जो सेटअप था पूरे जीसीसी में, यानी अब जहां पे अमेरिका अड्डा है, अमेरिकी सैनिक अड्डा है, वहां डेटा सेंटर लगाना महंगा हो जाएगा। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि हर डेटा सेंटर के लिए अब एयर डिफेंस चाहिए, एंटी मिसाइल सिस्टम चाहिए, उसको केवल अब कंप्यूटर की चिप नहीं चाहिए। तो एक तो ये, तो इस ईरान के हमले लगातार जारी हैं। हरमोज का यूरोप का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो केवल एक जिसको कहते हैं कि डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज वो कर रहा है, केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए। उसका कहीं कोई रिजल्ट नहीं आना। बहुत साफ तौर पे बात करें तो कोई रिजल्ट नहीं आना। और सीरिया का भी आपने बता दें तो ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, ट्रंप और नेतन्याहू। आंशिक तौर पे समर्थन केवल उनको मोदी जी का है, जो नैतिक समर्थन है, मटीरियल समर्थन तो नहीं है। और जिस दिन ट्रंप ने ये इस तरफ भी रुख कर लिया, उसका कोई भरोसा नहीं है ट्रंप का। अभी वो सो के उठ गए होंगे, कुछ नया उनका आने वाला होगा जब तक हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो उनका कोई भरोसा नहीं कि जिस तरीके से वो ब्रिटेन से कह रहे हैं, जिस तरीके से वो फ्रांस से कह रहे हैं, कल को वो भारत से भी कह सकते हैं कि आप भी सैनिक मदद दीजिए हमें उस खुलवाने में, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जहाज वहां पे जाता है, 40% ऑयल हमारा आता है वहां पे। और अगर ये ट्रंप इस दिशा में बढ़ गए तो मोदी जी के सामने एक बड़ा भयंकर, बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। और एलपीजी की क्राइसिस बहुत बड़ी क्राइसिस है। पलायन की चर्चा आपने कर ली। अभी 15 तारीख से 15 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू होगा और उस वक्त गैस की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। तमाम पलायन हो रहा है और उसमें पहले मैं कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि इस बार जो पलायन है बहुत दुखदाई है, क्योंकि पिछला पलायन में तो मनरेगा था, अब मनरेगा नहीं है। अब गांव में जाके काम नहीं मिलेगा। अभी वो उसके मनरेगा की जगह जो बीबीजी राम जी आया है वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाया, अभी वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अभी वो केवल पुराने कार्ड और जॉब कार्ड तो बन गए, लेकिन वो किस मद के तहत पैसा जाएगा वो है नहीं, क्योंकि वो तो कानून खत्म हो गया मनरेगा का। और एक आखिरी बात, जरा जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं मोदी जी चाय के बागान में, 70 लाख टी ट्राइब है असम में। मैं इन चाय बागानों में गया हूँ, बहुत बदतर जिंदगी जीते हैं बेचारे। और ये 70 लाख है। मोदी जी ने वादा किया था कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उनकी तमाम मुश्किलें जो हैं वो दूर होती है। नौकरियों की, रोजगार की, पढ़ाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तमाम सारी बातें। उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा नहीं दिया। ये मुख्य तौर पे अंग्रेज इनको वहां ले गए थे। इसमें छत्तीसगढ़ के भी हैं ट्राइबल्स, इसमें उड़ीसा के भी हैं और बड़ी संख्या में झारखंड के। और मोदी जी वहां तो उनके साथ पत्तियां तो चुन रहे हैं, अपने ही वादा उनको नहीं, वो भूल गए। वो तो एक फोटो खिंचवाया है केवल। अगर वो आमने सामने की बात होती तो उनके जो ट्राइबल नेता वो बात भी करते कि आप शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा तो दीजिए हमको।
तो ट्रम्प और मोदी जी दोनों का अभी ऐसे ही चलेगा, लेकिन ये युद्ध जो है वो केवल अब औपचारिकता रह गई। किस दिन वो घोषणा हो जाएगी, थोड़े बहुत हमले होते रहेंगे, जस्टिफाई करने के लिए युद्ध चल रहा है जी। लेकिन अब नया ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा उस पर दुनिया को बात करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं रह गया है, इकॉनमी कैसे नहीं होगी, जीसीसी कंट्रीज का क्या होगा, ये इस पे अब ध्यान देना चाहिए कि जो ग्लोबल साउथ है उसका रोल आगे क्या होगा भविष्य में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जंग लगभग समाप्त हो चुकी है और जंग से इतर इधर हिंदुस्तान की बात करें तो कितना फंसे हुए यहाँ नज़र आते हैं नरेंद्र मोदी? भले कुछ कहें ना कहें, जब अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, पलायन की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पलायन की तस्वीरें अगर बढ़ती हैं, यानी पलायन करने वालों की संख्या बढ़ती है, कितना असर पड़ते हुए देखेंगे आप वर्तमान सरकार पर, सत्ता पर? इन 5 राज्यों के चुनाव पर ही पड़ेगा। राहुल के बाद अभी प्रियंका ने भी बोल दिया, प्रियंका केरल में थी आज, कायर प्रधानमंत्री। ये सारे के सारे विशेषण जो हैं हमारे प्रधानमंत्री को दिए जा रहे हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के लिए खड़े नहीं हो सकते ये। आप सोचिए कि हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए खड़ा होता है, वो भारत के लिए खड़ा नहीं होता है, वो भारत की बात नहीं करता है। ये जो आप चाय बागान के दृश्य दिखा रहे हैं, इसका जो एक बहुत वाइडर एस्पेक्ट है, बहुत खतरनाक है। कई चीज़ें बोलने में हमेशा डर लगती हैं कि कहीं हो ना जाए, और होने वाली हैं। आप और हम रोक नहीं सकते उनको। हम लोग क्या हैं? हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ये जो टी बोर्ड है, ये भी किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जाने वाला है। हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन चाय दार्जिलिंग की, असम के भी कुछ चुनिंदा बागानों की, वो टी बोर्ड के पास आती है। वो उसे दुनिया में भेजती है, वहां से विदेशी मुद्रा आती है। कुछ उसका हिस्सा जो अच्छी चाय का हम भारतीयों को भी मिल पाता है। एक बार ये टी बोर्ड खत्म हो गया, साथ में कॉफी बोर्ड भी जुड़ा हुआ है। इन सब पे निगाहें हैं कि इनको किसी प्राइवेट सेठ के हाथ में दे दिया जाए। अभी जो ये यहाँ पे एक जेवर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना जी, तो अखिलेश यादव आए यहाँ पे, वो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें करी, बढ़िया बढ़िया। एक बात हम सुनना चाहते थे कि वो ये कह दें कि इसको बेचेंगे नहीं। जनता के पैसे से ये सारी चीजें, जी हाँ, जनता के पैसे से खड़ी की जाती है सारा पब्लिक सेक्टर। नेहरू को गालियां देते रहो आप, ये नेहरू ने खड़ा किया पब्लिक सेक्टर, और फिर आज आप उस सबको बेच रहे हो। तो ये चाय बागान जो हैं, ये देख के हमें कल से ही, और ये चर्चा में है, आप क्या कर लोगे? तो हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। अब आप देखिए कि ये 16 अप्रैल से संसद का सत्र एक्सटेंड करा है इन्होंने, बुला रहे हैं, 3 दिन का होगा 16, 17, 18 महिला बिल के लिए। इस वक्त जरूरत है एलपीजी पे बात करने की। इस वक्त जरूर है पश्चिम एशिया में किस तरह शांति वापस आए। इस वक्त जरूरत है कि जो पेट्रोल की आप कीमतें बढ़ा रहे हैं, चाहे प्रीमियम की बढ़ा रहे हो, वो कैसे काबू में आए। देश के अंदर जो एक घबराहट का माहौल है वो कैसे खत्म हो। जी, आप सही कह रहे हैं, माहौल तो बढ़ेगा, कहीं क्यों रोकने की कोशिश ही नहीं हो रही है। लोगों को विश्वास दिलाया ही नहीं जा रहा है कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं अपने देश को संभालूंगा। कोई बात नहीं है। वो घूम रहे हैं चुनावों में, वहां वोट मांग रहे हैं। तो राजीव जी, हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। और ये युद्ध जो है दुनिया भर पे तो इसका प्रभाव पड़ ही रहा है, लेकिन हम पर जो प्रभाव पड़ रहा है हम उसको उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें जनता को कोई भी राहत देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी। प्रेम कुमार जी, आप कैसे देखते हैं इसको, इस पूरे मामले को, अगर हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए तो? जी,
देखिए, हिंदुस्तान के लिहाज से स्टैंड करने की जो बात है, जो शकील जी कह रही हैं, वही सबसे बड़ी समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री स्टैंड ही नहीं कर रहे। उन्होंने कह दिया कि संकट आने वाला है, बस आने वाला है। और हम ये जानते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि संकट आने वाला है, क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का साथ छोड़ेंगे नहीं, और मुझ में तकलीफ होगी तो होगी, युद्ध लंबा खींचेगा तो खींचेगा, भारत की जनता को दुख तकलीफें होंगी तो होंगी, ये मन उन्होंने बना लिया है। यानी देश प्राथमिकता पर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वरना कोई ऐसे समय में चुनावी सभाओं में थोड़े बिजी होता है। इस समय जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रधानमंत्री की, तो वो सर्वदलीय बैठक बुला करके भी उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो और उस पर बात करने के बजाय, ऐसे ही खड़गे जी को गुस्सा थोड़े आ गया, उस पर बात करने के बजाय राहुल गांधी पर, उनकी अनुपस्थिति पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को पता है कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। उन्होंने अपना फैसला लिया कि हम सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएंगे, प्रतिनिधि भेजा। क्या नरेंद्र मोदी को भी पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं करने वाले, क्या करेंगे सर्वदलीय बैठक में जाके, इसलिए नहीं रहते हैं? इसका मतलब तो यही है कि जो राहुल गांधी का स्टैंड है वही नरेंद्र मोदी का स्टैंड है। क्या होना सर्वदलीय बैठक से? फैसला तो कुछ करना नहीं है, फैसला तो वही होगा जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा। तो इसका मतलब साफ है, इसमें अब कहने सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के चक्कर में ऐसा और इस कदर फंसे हैं कि हमारे देश के हितों के बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। उनके कान लॉक हो गए हैं, दिमाग लॉक हो गए हैं, आंखें लॉक हो गई, न सुन रहे हैं, न देख रहे हैं, न उनका दिमाग चल रहा है। ये स्थिति है जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा कमेंट आपसे भी, अमलेंदु जी। अनम्यूट कीजिए जी। देखिए राजीव जी, अब जो चिंता अब भारत की भी करनी चाहिए हम लोगों को, और जाहिर सी बात है कि हम लोग देशभक्त नागरिक हैं तो भारत की चिंता ज़्यादा ही होती है। और ईरान पे जो हो रहा है वहाँ की भी चिंता है। एक वैश्विक नागरिक होने के नाते, बुद्ध का और गांधी का देश होने के नाते हमको चिंता ईरान की भी है, जाहिर सी बात है। और वसुधैव कुटुंबकम का हम लोग नारा लगाते हैं जब पूजा पाठ करते हैं उस समय भी, और विश्व में शांति हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये सारी बातें करते हैं। तो ये सारी भी बातें भी करते हैं। लेकिन राजीव जी, इस युद्ध के बीच भी क्या हम लोगों का भी पूजा में इतना ही मन लग रहा है जितना मोदी जी का पत्तियां तोड़ने में मन लग रहा है? क्योंकि राजीव जी पूजा करने बैठते भी हैं तब भी जो दिमाग में चलने लगता है कि भाई हम लोगों ने 4-5 दिन का ही वो ऑपरेशन सिंदूर का दौर भी देखा है। तो किस तरीके से ईरान के नागरिक या इजराइल के नागरिक की, राजीव जी हम क्यों ईरान की सिर्फ बात करें, नागरिक तो इजराइल में भी है ना, तो इजराइल के नागरिक भी क्या इसी तरीके से पूजा पाठ कर पा रहे होंगे? ये चिंता होनी चाहिए। तो ये चिंता राजीव जी हम लोगों को ये भी होती है कि भाई हमारे नागरिक जो है उनके ऊपर कोई संकट ना आए किसी भी तरीके का। अब जिस तरीके की दुनिया में बातें चल रही है तो संकट तो राजीव जी, जब ट्रंप कह रहा है कि भाई लंबा चलेगा, 2-3 हफ्ते जो कह ही रहा है, पहले तो कहा था 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन के बाद फिर हुआ 3-4 हफ्ते, और 3-4 हफ्ते के बाद और आगे बढ़ा दिया 2-3 हफ्ते। तो जब बढ़ा रहा है तो 2-3 साल भी आगे बढ़ा देगा। तो चिंता हमारे प्रधानमंत्री को और सरकार को भी होनी चाहिए, जो हमको लगता है कि शायद नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री मन में सोचते हो, मन की बात जब उनकी होगी तब मालूम पड़ेगा उनकी कितनी चिंता उनको देश की। राजीव बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, और इसमें बहुत चर्चा जो हम लोग कर रहे थे कि कैसे देश में और दुनिया में एक अशांति का माहौल है, इस माहौल से बाहर निकालने का काम इनकी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं वो कितनी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वो आप सोचिए। हम लोगों ने तो पूरा पिछले 1.5 घंटे से सब कुछ आपके सामने रख दिया है। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, शकील जी, प्रेम कुमार जी, और साथ में जुड़े थे हमारे 2 और साथी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और उधर ईरान से नौशाद साहब।